चलो, सोर्सेस ऑफ लॉ के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। चैप्टर का वेटेज 4 to 8 मार्क्स है। मोस्टली ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये चैप्टर के क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखेंगे। एक कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, तो एक्सपेक्टेड वेटेज फॉर कंपलसरी क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स एंड ओवरऑल इट इज फॉर 8 मार्क्स। चैप्टर में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है, राइट? अब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट बेसिकली क्या बात करता है? तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो राइट्स ट्रांसफर करते हैं, राइट्स डिक्लेयर करते हैं, राइट्स एक्सटिंग्विश करते हैं, राइट्स रिलिंग्विश करते हैं, राइट्स क्रिएट करते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उससे पता चलेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट का रियल टाइटल ओनर कौन है, वो इंस्ट्रूमेंट किसे बिलोंग करता है। बेसिकली गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उस इंस्ट्रूमेंट का जब रजिस्ट्रेशन होगा तो गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था उस इंस्ट्रूमेंट का टाइटल ओनर कौन है, विच मीन्स उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, हम कभी भी हमारी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कराते। जिस डॉक्यूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने, जिस डॉक्यूमेंट और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने हमारी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था या हमने हमारी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन किया था, उस इंस्ट्रूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाया जाता है, राइट? पर्पस क्या है? पर्पस बहुत सिंपल है कि लीगल राइट्स किसके हैं, किसके अराइज हो रहे हैं, ये डिटरमाइन हो पाए, ये समझ में आ पाए, राइट? अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि कब रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कितने टाइम में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So time limit for registration. Section 23, the Act provides that the document must be presented before registrar for registration within 4 months of its execution. बराबर? Section 24 कहता है, सेक्शन 23 क्या कहता है कि जिस दिन आप डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करोगे उस एग्जीक्यूशन के 4 महीने के अंदर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाना चाहिए। मान लो अगर आप एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में सेवरल प्रॉपर्टीज का एग्जीक्यूशन कर रहे हो, मान लो एक प्रॉपर्टी आपकी सिक्किम में है, एक प्रॉपर्टी राजस्थान में, एक प्रॉपर्टी गुजरात में और एक प्रॉपर्टी आप महाराष्ट्र में खरीद रहे हो। So there are several properties which are being executed in a single document. Then in that case, when the registration has to be done, then in that case the registration has to be done within 4 months of its each execution, which means जिस दिन आप गुजरात की प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन करोगे उससे 4 महीने के अंदर आपको गुजरात की प्रॉपर्टी रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जिस दिन आप सिक्किम की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन करोगे उस एग्जीक्यूशन से 4 महीने के अंदर आपको सिक्किम की प्रॉपर्टी रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर महाराष्ट्र एंड इफ आई हैव गिवन एनी अदर एग्जांपल, सो आई बेसिकली भूल गया मैं। सेक्शन 25 पे आते हैं। सेक्शन 25 कहता है कि मान लो अगर 4 महीने में, एग्जीक्यूशन से 4 महीने में किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो क्या? व्हाट इफ अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर एग्जीक्यूशन से 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तो फिर उस केस में और 4 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है लॉ के थ्रू। सेक्शन 25 उसी एक्सटेंशन की बात करता है कि अप टू 4 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया है। 4 मंथ्स दिया गया ऐसा नहीं है, अप टू 4 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया है, प्लस इसके साथ साथ 10 टाइम्स ऑफ फीस भी पे करना पड़ेगा। नो 10 टाइम्स ऑफ व्हाट? 10 टाइम्स ऑफ योर रजिस्ट्रेशन फीस, वॉट एवर द रजिस्ट्रेशन फीस वॉज, उसका मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम क्या है? 10 टाइम्स जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो पे करना पड़ेगा। एक तो आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस पे करते जब अगर आप 4 महीने के अंदर ही फाइल करते, बट अगर आप 4 महीने में नहीं फाइल कर पाए और आप लेट हो गए और आपको एक्सटेंशन दिया गया तो एक्सटेंशन के साथ साथ आपके ऊपर फाइन भी लगेगी और फाइन क्या होगी? मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ योर रजिस्ट्रेशन फीस। सो दिस वाज सेक्शन 23, 24, 25। प्रोबेबिलिटी इन तीनों सेक्शंस का या तो केस स्टडी क्वेश्चन आना या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आना, तो ध्यान रखना उसका। सेक्शन 26, सेक्शन 26 कहता है कि व्हाट इफ अगर डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट किया गया तो क्या करेंगे? अब अगर डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट किया तो डॉक्यूमेंट जिस दिन इंडिया में आएगा, जो डॉक्यूमेंट जिस दिन इंडिया में अराइव होगा तो उसके अराइवल के 4 महीने के अंदर वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए। किधर? इंडिया में। अब सर डॉक्यूमेंट अगर इंडिया के बाहर बनाया गया तो फिर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर ही करो ना। डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर बनाया गया बट उस प्रॉपर्टी को लेकर बनाया गया जो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है।
The document which is being executed outside India, that document is executed with respect to the property which is situated in India. Barabar? Now, registration for that same document has to be done within 4 months of its arrival in India. Right? अब नोट पढ़ते हैं एक in case, what if the document which is executed outside India with respect to the property situated in India, and if that document is not registered in India within the 4 months period, then what? Then in that case that document stands to be invalid. अगर उसका रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराते हो उसे void माना जाएगा क्योंकि ऑफिशियल टाइटल क्रिएट नहीं होगा, राइट? सिमिलरली रजिस्ट्रेशन ऑफ डिक्री बहुत काम की चीज है. अब रजिस्ट्रेशन ऑफ डिक्री क्या है? तो जिस दिन कोर्ट, क्यों सर डिक्री क्यों रजिस्टर करवाए? बिकॉज डिक्री भी राइट्स क्रिएट करता है. अगर आप सीपीसी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 जो डिक्री की डेफिनेशन को डिफाइन करता है, अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो कहता है कि डिक्री डिटरमाइंस राइट्स एंड लायबिलिटीज. सो एनी इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिटरमाइंस राइट्स एंड लायबिलिटीज और व्हिच क्रिएट्स राइट्स एंड लायबिलिटीज, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया. सो देयरफॉर डिक्री हैज टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया. नाउ व्हाट आर द प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिक्री? अब डिक्री का जो कॉपी है वो आपको सब रजिस्ट्रार के पास लेकर जाना पड़ेगा. कौन सा सब रजिस्ट्रार? तो वो सब रजिस्ट्रार जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो डिक्री आई थी. अ सब रजिस्ट्रार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट हु हैज एग्जीक्यूटेड दैट डिक्री, हु हैज इशूड दैट डिक्री. बट सर डिक्री इशू हो गया तो रजिस्ट्रेशन कब होगा? तो जब डिक्री का फाइनल कॉपी, जब डिक्री का कॉपी दोनों पार्टीज को हैंडओवर किया जाएगा, तो हैंडओवर करते ही उसके 4 महीने के अंदर यू हैव टू रजिस्टर द डिक्री. हाँ, if you have a appeal time period, if you have a time period within which you can file an appeal, if appeal is allowed, then in that case you have to wait for a period, you have to wait for that particular period till the time that appeal period ends. And if appeal is not allowed, if appeal is barred, then in that case you have to register the decree within 4 months from the period when it was handed over to both the parties. Right? Clear हो गया ये? So ये था आपका registration of decree. बराबर? चलो, अब री रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23 आने के चांसेस है सर. व्हाट इज री रजिस्ट्रेशन? री रजिस्ट्रेशन बेसिकली आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से भी पढ़ सकते हैं. कभी कभी क्या होता है कि आप आपके इंस्ट्रूमेंट में, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ टाइपोग्राफिकल एरर क्रिएट कर देते हो या फिर कोई ह्यूमन एरर क्रिएट हो जाता है. अब इस एरर होने की वजह से तो हम लोग एरर कंटेंट डॉक्यूमेंट तो यूज नहीं कर सकते. सो वी हैव टू एरर फ्री, right? We have to free that document from the error. Now what we have to do to free that document from the error, we have to re-register the document. Now re-register the document मतलब कैसे सर? जिस दिन आपको ये नॉलेज आया, जिस दिन आपको ये पता चला, क्या पता चला कि भाई अपना जो डॉक्यूमेंट है उसमें एरर है, उसमें ह्यूमन एरर है, उसमें टाइपोग्राफिकल एरर है, उसमें किसी चीज का एरर है, तो फिर जिस दिन आपको नॉलेज है उसी दिन से आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रार के पास जाना है और आपको री रजिस्टर के लिए अप्लाई करना है. यू हैव टू सबमिट दोस फैक्ट्स एंड एविडेंसेस व्हिच सेज दैट द एरर व्हिच वाज कमिटेड वाज मोरओवर अनइंटेंशनल, मे बी अ नेग्लिजेंस ऑफ द draft person who has drafted that document, and therefore it has to be rectified, and therefore re-registration has to be done. सर कहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग? अगर वो प्रॉपर्टी का केस है तो मैटर फिर उस सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होगा जिस सब रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. बट अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो फिर आप उस केस में पार्टीज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कहाँ पर भी कर सकते हैं, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ केसेस में तो, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में तो रजिस्ट्रार आपके घर पे भी आता है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता है, राइट? सो दिस वाज अबाउट द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन. ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस की. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से केसेस में रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करने से मना कर सकता है. दूसरा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन अवेलेबल होना चाहिए रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर. तीसरा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है और नॉन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, राइट? सो पहले आप ये चीजें रिवाइज करिए, इमीडिएटली मैं आपको फिर नेक्स्ट मेरे रजिस्ट्रेशन के पार्ट पे लेके जाता हूँ. चलो, रजिस्ट्रेशन एक्ट का कंटिन्यूइंग पार्ट है ये. सबसे बड़े क्वेश्चन आता है कि जो इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 20 एग्जाम में पूछा था कि हु कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन. सेक्शन
32 कहता है कि फॉलोइंग पर्संस कैन प्रेजेंट डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज हु आर दोस फॉलोइंग पर्संस? पहला, द पर्सन हु हैज एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट। सेकंड, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड। तीसरा, द पर्सन हैविंग स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, मेक श्योर स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। चौथा, असाइनी और असाइनी ऑफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड पांचवा, पर्सन क्लेमिंग अंडर डॉक्यूमेंट। मतलब सर, एक तो जिसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया वो, उसका ऑब्वियसली होना बहुत जरूरी है रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। दूसरा, वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर इंसान अगर रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन करने के बाद और रजिस्ट्रेशन के पहले अगर मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डिसीज का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकता है। तीसरा, वो इंसान जिसको उसके ओनर ने, या फिर मैं ऐसा बोलूँ उसके जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसने अगर उसको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दी है तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जिसके पास है वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकता है। या फिर अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में अगर डायरेक्टर्स आर असाइनर्स और असाइनीज ऑफ द कंपनी, देन इन दैट केस डायरेक्टर कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है पर्सन क्लेमिंग अंडर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब कोई जॉइंट ओनर है तो फिर उस केस में वो भी आ सकता है। एग्जीक्यूशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था, क्या ये आपकी सिग्नेचर है, तो आपको हाँ बोलना है। एंड उस केस में आपको रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट करवाया जाएगा एंड आप बाकी की रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाएगी, राइट। ये इममटीरियल है, कंसिडर करना कि वेदर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। बट अगर ऊपर लिखे हुए उन ऊपर दिए हुए इन 5 कैटेगरीज के अलावा अगर कोई और रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करने आता है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड माना जाएगा, राइट। कुछ ऐसे कैटेगरीज है जो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्प्टेड है। वो कौन है? फॉलोइंग पर्संस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग बिफोर द रजिस्ट्रेशन इफ दे हैव एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट इन ऑफिशियल कैपेसिटी। वो कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑब्वियस सी बात है, रजिस्ट्रेशन फीस हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा रहा है और उसका फीस गवर्नमेंट को मिल रहा है। वाओ, सो इसीलिए ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, ऑफिशियल ट्रस्टी या असाइनी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब बेसिकली अगेन गवर्नमेंट ट्रस्टी करके। सो ये दोनों जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्प्टेड है। अगर आपको देखो ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये सारी चीजें आपको आपके एग्जाम में लिखनी थी, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में मेंशन करनी थी, ये सारी बातें आपको लिखनी थी, राइट। नेक्स्ट आता है सेक्शन 35, रिफ्यूजल टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट। The registering officer shall refuse to register a document as per section 35 in following cases. Pehla, the person who has presented document denies its execution. Second, if person appears to be minor, idiot, lunatic. Third, any person who has executed document and died but his legal representative are denying the execution, right? इसके ऊपर एक बहुत अच्छा केस स्टडी है। फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसकी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन बराबर नहीं दिया हुआ है। फिफ्थ, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसकी प्रॉपर फीस या फाइन जो पे करनी थी वो नहीं पे की हुई है। अगर रॉन्ग रजिस्ट्रार के पास आप चले जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से मना कर सकता है, या आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी थी वो आपने पे नहीं की है, या फिर जो भी मैप्स और प्लान्स प्रॉपर्ली सबमिट करने चाहिए थे वो आपने सबमिट नहीं किए हैं, राइट। उसके बाद फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स अगर मैच नहीं करता तो रजिस्टर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, राइट। इंटरलिनिएशन, ब्लैंक और ऑल्टरेशन है और वो अगर आपकी सिग्नेचर्स के साथ अटैच नहीं है तो रजिस्टर रजिस्ट्रेशन करने से मना कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल रखना, अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं भरी है, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट अंडर स्टैम्प्ड है, तो क्या ये रीजन काफी है रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज करने से? मतलब फॉर रजिस्ट्रार, इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड और अंडर स्टैम्प्ड, सो कैन ही refuse to register that particular document? Yes or no? Answer is no, right? क्यों no? Because इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अंडर स्टैम्प डॉक्यूमेंट या अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मोबी सिंह केस, इट वाज ऑलरेडी हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट in the opinion of registrar is understamped, if the document is understamped he has to register the same and should make the reference of that particular document to the collector, सिर्फ कलेक्टर को बता देना है ये, so ये आ सकता है, right? So conclusion, registration cannot be refused on the grounds that the document is understamped as per the act. अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक नॉन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इसका इफेक्ट कैसा है? रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा सर? रजिस्ट्रेशन करने से आपको वैल्यूएबल राइट्स मिलेंगे। आपका डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ऑलमोस्ट उसकी कोई ऑफिशियल वैलिडिटी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट निल है, वो यूजलेस है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ,
राइट। डॉक्यूमेंट एक इफेक्टिव कब होता है, रजिस्ट्रेशन से कि एग्जीक्यूशन से? हमेशा याद रखना, अ डॉक्यूमेंट टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। डॉक्यूमेंट अगर आपने रजिस्टर करवाया तो वो डॉक्यूमेंट जो आपने रजिस्टर करवाया, हमेशा याद रखना वो डॉक्यूमेंट हर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट सेम प्रॉपर्टी उसके सामने प्रिवेल करेगा। योर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू प्रिवेल अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट रेंट अग्रीमेंट, एक्सेप्ट लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट, राइट। एक्सेप्ट लीव एंड लाइसेंस मतलब अ लीज विच इज मेड फॉर लेस देन 12 months। प्लस आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किसी भी ओरल अग्रीमेंट के सामने प्रिवेल करेगा। आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किसी भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के सामने प्रिवेल करेगा। आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हर वो इंसान जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑफिशियली टाइटल है उसको ये इंटीमेट करेगा कि वो उस डॉक्यूमेंट का टाइटल ओनर है, राइट। सो ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो चाइल्ड अडॉप्शन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में एविडेंस नहीं माने जाते, एडमिसिबल नहीं माने जाते। बेसिकली हर वो प्रैक्टिकल पर्पस या टेक्निकलिटीज के लिए जब डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है, और अगर आपका डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है तो वो प्रैक्टिकल पर्पस और टेक्निकल पर्पसेस अचीव नहीं कर पाएगा, राइट। सो इस चीज का ख्याल रखना कि डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, कि विल का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है क्या नहीं। वैसे विल का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, राइट। विल एक टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है, सो बेसिकली उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है। बट विल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन जा सकता है? विल जो बना रहा है वो भी जा सकता है, जो बनवा रहा है वो भी जा सकता है, और जो बनवा रहा है उसके मरने के बाद उसका बेनिफिशियरी भी जा सकता है, राइट। सो विल ये कोई भी जा सकता। हाँ, बेनिफिशियरी जा रहा है तो ये चेक किया जाएगा कि जिसने विल बनाई क्या वो मर चुका है। हाँ, और जो विल रजिस्टर करवाने आया बेनिफिशियरी तो क्या वो लीगली एंटाइटल्ड है उस चीज करवाने से? यस। तो अगर है तो फिर उस केस में वो जा सकता है। ये 4 पॉइंट अब रीड कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिखते रहेंगे, काफी है ये एग्जाम में लिखने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ विल के लिए, राइट। सो दिस इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ विल। दो चीजें बहुत अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर में, एक कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ये ऑलरेडी एग्जाम में आकर गया तो मैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं डालता, और मोस्टली ये सारी चीज़ें काफ़ी लोग पढ़ा भी देते हैं और ये चीज़ें तुमको पता भी होनी चाहिए। सो 2 थिंग्स यू हैव टू बी वेरी श्योर, एक डॉक्यूमेंट्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड दूसरा डॉक्यूमेंट्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। सो दिस वॉज from my side with respect to this chapter. Questions which you should be very much aware of, or I can say the questions for you should be very much careful and you should revise thoroughly those questions. Those questions are for section 32, registration of will, place of registration, time of registration, right। ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ना, राइट। चलो इसके बाद हम लोग मिलेंगे इंडियन स्टैम्प एक्ट में, एंड देन we'll figure out what best we can do after Indian Stamp Act. Arbitration है ही, but arbitration के बारे में मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो ख्याल रखो खुद का, मिलते हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट में।